ओके गाइस, सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। उसमें सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम बात करने वाले हैं टॉर्क एंड पावर लॉस इन जर्नल बियरिंग्स ड्यू टू viscosity of lubricant. So this is the expression for torque and power loss in journal bearing due to viscosity of the lubricant. So my dear, आप जानते ही हो जर्नल बियरिंग में ये बियरिंग है, और ये होगा जर्नल, और ये होगा इसके अंदर लुब्रिकेंट। एंड दिस विल बी मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। इसको H नोट से दिखाते हैं। और अगर ये मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस वाला पार्ट अगर इस जर्नल को झेल पाएगा तो बाकी हर जगह तो झेल ही जाएगा, क्योंकि बाकी हर जगह तो लुब्रिकेंट ज़्यादा ही है अमाउंट में। सो माय डियर, अगर ऐसा है तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको जूम व्यू करके देखते हैं कि क्या फीलिंग आती है इसको जूम करके देखने पे। जब इसको जूम करके देखेंगे माय डियर, तो आपको पता है कि जो बियरिंग है वो फिक्स है, तो बियरिंग विल एक्ट लाइक अ फिक्स प्लेट। एंड माय डियर, इसी तरह जो शाफ्ट है वो मूविंग है, सो शाफ्ट विल बी एक्टिंग लाइक अ मूविंग प्लेट विद सम वेलोसिटी v which is equals to pi d n, n इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड आपको पाई डी एन जैसी दिखेगी, और ये फिक्स है तो इसकी स्पीड आपको दिखेगी 0। तो आपको एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल फील होगा यहाँ पे। ये कुछ वैसे ही फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वैसे ही तो फील हो रहा है, जिनमें से एक क्या है फिक्स और बीच में क्या है लुब्रिकेंट। तो जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो वही लग रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा दो, दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। और इसको आप लिखा था टाउ इज इक्वल टू विस्कोसिटी को मैं z से दिखा रहा हूं यहां, z du by dy। du by dy इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप देख सकते हो वेलोसिटी 0 से v चली गई, कितनी जगह में से हम मिनिमम वाले के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम h नोट लेंगे। अगर ये तो हाइड्रोडायनामिक का केस है, अगर हाइड्रोडायनामिक का जो h नोट है वो हाइड्रोस्टैटिक के c1 के जैसा है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में तो हर जगह रेडियल क्लियरेंस जैसे क्लियरेंस होगा। अगर ये मैं हाइड्रोस्टैटिक का केस ले लेता तो हाइड्रोस्टैटिक में तो थ्रू आउट आपको एक ही जैसा क्लियरेंस दिखेगा, और वो जो एक जैसा क्लियरेंस है दैट इज नथिंग बट okay, so this is lubricant. Okay, so this is something we have written, this is lubricant, ये lubricant है। और ये हाइड्रोस्टैटिक का केस है तो हर जगह जो क्लियरेंस होगा वो रेडियल क्लियरेंस के ही बराबर होगा, C1 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 एंड C1। तो यहाँ पे इसी के अंदर H1 की जगह C1 H नोट की जगह C1 आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस को मैं या तो H नोट लिखूंगा या फिर C1। हाइड्रोस्टैटिक में C1 और हाइड्रोडायनामिक में H नोट। तो माय डियर, अभी इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आप देखो कि v का चेंज, वेलोसिटी 0 से v होगा इतने डिस्टेंस में। तो अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, So du by dy is nothing but it is going to be v minus 0 divided by h naught. तो इट इज गोइंग टू बी v by h naught या v by c1, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो.
तो मैं लिखूंगा टाउ इज इक्वल टू जेड वी अपॉन दिस इज आइदर C1 और H0, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, C1 और H0, दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर शियर स्ट्रेसेस। अब शियर स्ट्रेस से शियर फोर्स निकालना हो तो क्या करोगे? शियर फोर्स विल गिव यू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया की बात करें माय डियर, तो आप जानते हो कि जो बियरिंग का हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, वी शो इट लाइक दिस, दैट दिस इज द बियरिंग, द डायमीटर ऑफ बियरिंग इज D, लेंथ इज L, और इसके अंदर जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जो होता है दैट इज लाइक दिस। और इन बिटवीन क्या होता है? लुब्रिकेंट, दिस इज D। तो लुब्रिकेंट से चारों ओर जितना एरिया घिरा है वही तो वो एरिया है, वही तो वो एरिया है जिस पे शियर फोर्स काम करेगा, मतलब पाई डी इंटू एल, क्योंकि इतना ही तो पोर्शन शाफ्ट का बियरिंग के अंदर है, तो आप एरिया जो शियर एरिया है वो होगा पाई डी इंटू एल। सो माय डियर शियर फोर्स आ जाएगा टाउ इंटू पाई डी एल। दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर शियर फोर्स। और टाउ क्या है फिर हमारे पास? जेड वी अपॉन C1 और H0 इंटू पाई डी एल। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड इंटू पाई डी एन अपॉन C1 इंटू पाई डी एल। दिस इज शियर फोर्स। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शनल टॉर्क, फोर्स इंटू R और D/2, torque is force into radius, so it is Z pi dn upon C1 into pi dl into D/2. These are the expressions for frictional torque. And now if you want to see the expressions for power loss, it will be TF into ओमेगा। तो आप इसको लिखोगे Z इंटू पाई डी एन डिवाइड बाय C1 पाई डी एल इंटू D/2 इंटू 2 पाई N। RPS ले रहा हूं तो बाय 60 करने की कोई जरूरत है ही नहीं। Are you getting it? So dear, these are the expressions for power loss. Expressions for power loss. Okay guys, so these are the expressions for power loss. तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें पेपर में सोमरफेल्ड नंबर आता है, टॉर्क लॉस और पावर लॉस। सोमरफेल्ड नंबर, टॉर्क लॉस और पावर लॉस, ये तीन चीजें आती हैं पेपर में। अब माय डियर हम एक जर्नल बियरिंग का डिजाइन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था पेपर में तो नहीं, इंटरव्यू में आपको एक शीट देके बोलते हैं लो जर्नल बियरिंग को डिजाइन करके दिखाओ। तो अगर ऐसी कोई चीज बोल दे तो उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिजाइन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखते हैं जर्नल बियरिंग का डिजाइन प्रोसीजर क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन प्रोसीजर। फॉर जर्नल बियरिंग।
डिजाइन प्रोसीजर फॉर जर्नल बियरिंग। सो माय डियर, एक एक करके स्टेप पूरा करेंगे। स्टेप 1, भाई बियरिंग किसके लिए बना रहे हो? शाफ्ट के लिए। तो पहले किसका डिजाइन होगा? शाफ्ट का डिजाइन। सो विल बी हैविंग डाया ऑफ जर्नल बाय डिजाइन ऑफ शाफ्ट। मान लेते हैं शाफ्ट डक्टाइल मटेरियल का है। डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो डिजाइन होता था वो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग कपल से होता था, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग टॉर्क्स या फिर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट से। दैट वाज हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू, आपको याद होगा। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट को हमने ऐसे भी लिखा था, अगर शॉक फैक्टर दिए हो तो KB इंटू एम का स्क्वायर प्लस KT इंटू टी का स्क्वायर। और इसके हिसाब से फिर आप लिख देते थे कि टाउ इंड्यूस जो मैक्सिमम आएगा उसको लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल करेंगे, और यहां से आपको डाया ऑफ जर्नल मिल जाएगा। जर्नल इज नथिंग बट द शाफ्ट डिनोटेड बाय स्मॉल d. First step is this one. Then step 2 is डाया ऑफ बियरिंग। इसके लिए हमारे पास होता है डायमीटर क्लियरेंस रेशियो विच लाइज बिटवीन 0.00022 to 0.0003। बेस्ड ऑन दैट माय डियर आपको क्लियरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डायमीटर ऑफ शाफ्ट आप पता लगा चुके हो। अब माय डियर क्लियरेंस पता लग गई तो हमें डाया ऑफ बियरिंग तो पता ही है कि D+C होता है, तो डाया ऑफ बियरिंग आ गया। तीसरी चीज बचती है लेंथ ऑफ बियरिंग। स्टेप नंबर 3, लेंथ ऑफ बियरिंग। So we will be writing that pressure induced shall be less than equals to pressure permissible W by LD less than equals to P permissible. So W should be less than equals to LD into P permissible. Do you know this? We do like that. तो माय डियर इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो आप जानते हो एक बात कि जैसे जहाँ तक W लोड है, W इज द मैक्सिमम लोड जो बियरिंग झेल सकती है, इसके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी। तो W जो है वो एक्सियल लोड, या सॉरी एक्सियल नहीं, रेडियल लोड बियरिंग चल रहा है, तो W विल बी द लोड जो कि बियरिंग झेल सकता है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे और जब हम इस तरह से P इंड्यूस शेल बी लेस देन इक्वल टू P परमिसिबल करेंगे, तो यहाँ से हम आपको एक और बात बताना चाहूँगा, बियरिंग में हमें L/D रेशियो भी जनरली पता होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस L/D रेशियो ऑल्सो हमें लेंथ पता लग जाती है। लेंथ इज जनरली नोन टू अस, और अदरवाइज इस इक्वेशन से डिजाइन करके भी हम लेंथ को पता लगा सकते हैं। सो माय डियर ऐसा करते ही हमारे पास बियरिंग के सारे डायमेंशंस तो आ जाते हैं। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। लोगों को लगता है यार डिजाइन खत्म हो गया, नहीं। बियरिंग में एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट के बारे में बात करना भी बाकी है, तो बिना लुब्रिकेंट की बात के डिजाइन कंप्लीट नहीं होता। अब देखते हैं लुब्रिकेंट में क्या करेंगे। ओके सो गाइस, लोड कितना आ रहा है वो हमें पता होगा, डायमीटर में पता होगा, P परमिसिबल तो प्रॉपर्टी है या फिर बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके आएगा, तो लेंथ हमें पता लग जाएगी। लेंथ विल बी मोर देन इक्वल्स टू दिस यू विल बी गेटिंग हियर, एंड आफ्टर दिस, आफ्टर गेटिंग द लेंथ माय डियर द नेक्स्ट थिंग इज, आई फील कितने स्टेप हो चुके हैं? स्टेप हो चुके 3। दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो यहां पर अब हम लुब्रिकेंट की चिंता कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिकली पावर लॉस। पावर लॉस आपको पता होता है μWB, और ये जो पावर लॉस है ये कुछ और नहीं, यही हीट जनरेशन का रेट है। Rate of heat generation. So this is nothing but the rate of heat generated.
So if this is the rate of heat generated, this is the rate at which the heat will be generated, and when we are talking about this heat, so जो भी पावर लॉस है वो हीट जनरेशन के रूप में आपको मिल रहा होगा, और यहाँ से आप लिख सकते हो फिर ये तो हीट जनरेशन है, व्हाट इज हीट डिसिपेशन। बट हीट डिसिपेशन निकालने से पहले मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जब हम हीट जनरेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें म्यू पता नहीं होता। डब्ल्यू हमें पता है, लोड बी हमें पता है, वेलोसिटी, पर म्यू किसको पता है। तो इस म्यू को कैलकुलेशन करने के लिए दो लोगों ने काम किया, एक थे पेट्रोफ जिन्होंने एनालिटिकल एनालिसिस करी, और दूसरे थे मक्की जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया। सो पेट्रोफ ने क्योंकि एनालिटिकल एनालिसिस करी तो इनकी दी हुई चीज को पेट्रोफ इक्वेशन बोलते हैं, और क्योंकि मक्कीज ने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की तो इसको मक्कीज इन्वेस्टिगेशन कर्व के नाम से जानते हैं। आई विल बी शोइंग यू व्हाट इज मक्कीज इन्वेस्टिगेशन कर्व, बट फिलहाल तो मैं उसके रिजल्ट ही आपको दिखाऊंगा, तो इसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। पेट्रोफ इक्वेशन जब हम देखते हैं तो वो आती है म्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर Zn बाई पी डी बाई सी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई स्क्वायर R बाई C1। नेक्स्ट इज मक्कीज इन्वेस्टिगेशन कर्व। माय डियर, जब बात मक्की की होती है, मक्की की, तो मक्की ने कहा था कि जो म्यू होता है उनकी कर्व से उनको पता लगा था कि इट इज अ फंक्शन ऑफ Zn बाई पी जो कि बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है, D बाई सी रेशियो जिसको आप R बाई C1 भी लिख सकते हो, और तीसरा L बाई डी रेशियो। तो जब आप इसको देखते हो तो आप इस चीज को जब आगे अप्लाई करते हो तो म्यू की जो वैल्यू आती है वही आती है 2.008 पाई स्क्वायर Zn बाई पी डी बाई सी प्लस के। अब लोग बोलते हैं सर Zn बाई पी तो हमें दिख गया, डी बाई सी भी दिख गया, L बाई डी कहाँ है? माय डियर, L बाई टी यहाँ है। इस के को बोलते हैं लीकेज फैक्टर। और ये जो लीकेज फैक्टर की वैल्यू है इट इज अ फंक्शन ऑफ L बाई डी। लीकेज फैक्टर दिया हो तो कंसीडर करो, नहीं दिया तो मत करो। मैं डाटा बुक से कुछ वैल्यू लिख रहा हूं जैसा कि मैं देख के लिख रहा हूं, इससे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी होती है। ये हमें दिया हो तो ले, नहीं दिया हो तो मत लो। के की वैल्यू जनरली दो वैल्यूज दी हुई होती हैं। ये 0.002 तब होती है जब L बाई डी जो है ये लेस देन 0.75 हो, और ये होती है 0.0 इट इज लेस देन नोट 0.75। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, दैट विल बी बेटर। तो मैंने कहा जो L बाई डी रेशियो है ये 0.002 तब होता है, नोट L बाई टी, द वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K इज 0.002। अगर 0.75 से L बाई डी रेशियो ज्यादा हो और 2.8 से कम, और 0.003 तब होती है जब L बाई डी रेशियो 2.8 से बड़ा हो। अब L बाई डी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली L बाई डी रेशियो के हिसाब से बियरिंग की टाइप्स डिफाइन होती है, और प्रेशर के कारण यहाँ पे लीकेज फैक्टर जैसी चीज लेनी पड़ी है, पर ये लेना तभी है जब वैल्यू दी हुई हो, नहीं दिया हो तो इसको मत लेना फिर, ठीक है। तो मैं आपको L बाई डी रेशियो के आधार पे बियरिंग के 3 क्लासिफिकेशन भी बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। So based upon L by D रेशियो, अगर L by D रेशियो इक्वल्स टू 1 हो तो ऐसी बियरिंग को स्क्वायर बियरिंग कहा जाता है। स्क्वायर बियरिंग की अगर हम बात करें तो L और D दोनों बराबर होते हैं,
इस तरह के बियरिंग, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, लाइक दिस। फिर अगर L by D रेशियो मोर देन 1 हो तो लॉन्ग बियरिंग, लेंथ बड़ी और डायमीटर छोटा। अगर L by D रेशियो 1 से कम हो तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बियरिंग। सो माय डियर, ये जो दोनों टाइप की बियरिंग है, ये जो दोनों टाइप की बियरिंग है, इन दोनों टाइप की बियरिंग को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करते हैं। मतलब अगर कभी इन दोनों का कंसीडर करना हो तो आप इनको सिंपली सपोर्टेड बीम मानोगे। ठीक है भाई। तो केस नंबर 1 and 3 दे आर कोरेस्पॉन्ड टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। भाई आप सोच रहे होंगे सर बीम की बातें कर क्यों रहे हैं? माय डियर, कभी कभी वाइब्रेशन इसको लिंक कर देते हैं। तो जब वाइब्रेशन इसको लिंक करेंगे और लेटरल वाइब्रेशन पूछेंगे तो आप रिले मेथड लगाओगे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास। तो आपको ये तो पता होगी कौन सी बीम मानना, तब तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास लगा पाओगे। इसलिए बता रहा हूं, अभी नहीं चाहिए, ये चाहिए होगा वाइब्रेशन के कन्वेंशनल क्वेश्चन में, अगर आप पीएससी कन्वेंशनल लिख रहे हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। माय डियर, देन द सेकंड कंडीशन इज ये वाली, इसको माय डियर हम फिक्स्ड बीम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ बड़ी का मतलब ये जो शाफ्ट है अंदर तक एम्बेडेड है ना, अंदर तक घुसा हुआ है, तो इस कारण से वी विल कंसीडर इट टू बी फिक्स्ड सपोर्ट्स। ओके, so these are the types of bearing, so they will be helpful in vibration conventional questions. बढ़ते आगे। सो माय डियर, हम कहां तक निकाल चुके थे? हम पावर लॉस तक निकाल चुके थे। नेक्स्ट इज हीट डिसिपेशन। भाई आपको पता है बियरिंग, शाफ्ट, ये बियरिंग से कुछ हीट डिसिपेशन भी तो हो ही रहा होगा ना। कहाँ डिसिपेशन हो रहा होगा? सराउंडिंग को, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन, बाय वेपोरेशन, बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं, आपको पता है। तो माय डियर, जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा तो मेजर कन्वेक्शन वाला लेते हैं। तो जो हीट लॉस है उसका जो रेट आएगा वो आएगा, इट इज गोइंग टू बी एच ए डेल्टा टी। सो माय डियर, एच आपको पता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एरिया आपको पता है कौन सा एरिया जो है वो हीट को लूज कर रहा होगा, ऑब्वियसली पाई डी इंटू एल, क्योंकि आपको अभी भी मैंने दिखाया था जो बियरिंग और शाफ्ट का कनेक्शन होता है, ये डायग्राम। तो जो अगर बियरिंग मान लो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, तो ये बेसिकली जो पाई डी एल वाला एरिया है, दिस इनटू दिस, यही तो होगा ना जो हीट लॉस कर रहा होगा सराउंडिंग को, और कोई एरिया थोड़ी होगा। तो आप उसको कौन सा एरिया लेंगे? तो आप लिखेंगे दिस इज पाई डी एल एंड डेल्टा टी इज बियरिंग टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। बट माय डियर, बियरिंग टेम्परेचर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो हम जनरली ऑप्टिमम कंडीशन लेते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि इसको हम बेसिकली एम्पेरिकली डिराइव किया जाता है, एम्पेरिकल रिलेशंस और ये सारे डेरिवेशन और ये सारी तरह की जो चीज़ें ये डाटा बुक में होती है, तो हमें इनको डायरेक्टली यूज़ करना होता है। तो जब हम डाटा बुक को यूज़ करते हैं तो वो हमें बोलती है कि टी बी माइनस टी इन्फिनिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। ऐसा करने से आप ऑप्टिमम रिजल्ट यूज कर रहे हो। मतलब जैसे आपको याद होगा ना, पाइवोट बियरिंग में हम यूपीटी यूज करते हैं, मतलब जो भी बियरिंग हम यूपीटी यूज करते हैं, एक्चुअल वाला यूपीटी से ज्यादा होता है पर यूपीटी यूज करते हैं। क्लच में हम यूडब्ल्यूटी यूज करते हैं, एक्चुअल वाला उससे कम होता है फिर भी यूडब्ल्यूटी यूज करते हैं। तो ऑप्टिमम जाने के लिए, अच्छा डिजाइन हो, यहाँ भी अच्छे डिजाइन के लिए हम टीबी माइनस टी इन्फिनिटी को ऐसा अप्रोक्सीमेट करते हैं।
इस अप्रोक्सीमेशन से कहीं ना कहीं हमारा डिजाइन सेफ साइड जाता है, ठीक है। तो टीबी इज बियरिंग टेम्परेचर, और ये टी नोट एक ऐसा टेम्परेचर है। भाई इतना हम सोच क्यों रहे हैं हीट के बारे में, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा हुई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टेम्परेचर के बाद जब भी टेम्परेचर बढ़ता है किसी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है। तो आफ्टर सम टेम्परेचर विल बी रीच्ड, इट्स विस्कोसिटी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। विस्कोसिटी खत्म हुई तो माय डियर ये बियर नहीं कर पाएगा, शाफ्ट को, जर्नल को बियर नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस टेम्परेचर से कम रखना है, इसलिए इसको ऐसे कंसीडर किया गया है। टी नोट इज द टेम्परेचर एट विच, या मैं लिखूंगा अप टू विच बियरिंग, और आई मस्ट से नॉट बियरिंग, आई मस्ट से लुब्रिकेंट, एट विच lubricant can maintain its properties. Lubricant can maintain its properties. So इसको बोलते हैं बेसिकली हीट लॉस, और हीट लॉस जब आ जाएगा तो माय डियर उसके बाद हम देखेंगे कि हीट जनरेशन जो है वो हीट जनरेशन जो है और जो हीट डिसिपेशन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इफ हीट जनरेशन माइनस हीट डिसिपेशन इज मोर देन 0, इसका मतलब है हीट जनरेशन तो ज्यादा रेट से हो रहा है, डिसिपेट कम रेट से हो रहा है। मतलब 100 जूल आया 80 गया, 100 जूल आया 80 गया, 100 जूल आया 80 गया, हर सेकंड 20 जूल तो जमा हो रहा है ना। कहाँ जमा होगा? बियरिंग के अंदर। और अगर हर सेकंड बियरिंग के अंदर 20 जूल जमा होता रहा तो बियरिंग में हीट जमा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। एक समय पे आके हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हीट विल रिजल्ट इनटू ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर विल रिजल्ट इनटू लो विस्कोसिटी, और फिर वही होगा जिसका हमें डर है। सो माय डियर, तो ऑब्वियसली अगर हीट जनरेशन इज मोर देन हीट डिसिपेशन है, देन वी नीड कूलेंट सप्लाई। फिर हम बियरिंग के चारों तरफ कूलेंट की पाइप लगा करके कूलेंट को सप्लाई करते हैं। बट इफ Hg minus Hd is coming less than 0, it means no coolant is required. हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि डिसिपेशन Hg जो है वो लेस देन हीट डिसिपेशन ज्यादा हो, जनरेशन कम, डिसिपेशन एट द मैक्स बराबर होगा। पर इस सिचुएशन का मतलब मैथमेटिकली है कि नो कूलेंट इज रिक्वायर्ड, ओके। और 0 आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ऑब्वियस सी बात है। अगर 0 आ गया तो भी कूलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो माय डियर, बट अगर ज्यादा आता है तो कूलेंट की रिक्वायरमेंट है। कूलेंट क्या करेगा? इस एक्स्ट्रा वाली हीट को साथ ले जाएगा, m.cp डेल्टा Tc। दिस इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कूलेंट, दिस इज द CPC, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, यू नो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलेंट, और इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। और यहाँ से ये तो दोनों प्रॉपर्टी है पता होगा, ये टेम्परेचर भी पता होगा रीडिंग से, बट m.c आपसे पूछेगा, इट इज मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। आपसे इसमें जो पूछा जाएगा उसका वो क्या पूछा जाएगा? मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। चलिए गाइस, विद दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डिजाइन पार्ट। यहाँ हमने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है, पर यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार यहाँ पे वो ट्रिक खेलता है, इस फॉर्मूले में दे प्ले अ ट्रिक विद यू। क्या ट्रिक खेलते हैं दिखा रहा हूं अगली स्लाइड में। जैसे आपने लिखा है क्यू लॉस, it is H pi dl into TB माइनस T इंफिनिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो H pi dl हाफ इंटू T नोट माइनस T इंफिनिटी। तो वो ट्रिक ये खेलते हैं माय डियर, दे प्ले अ ट्रिक लाइक दिस, कि वो क्या करेंगे, H और पाई को एक साथ, D इंटू एल एक साथ, हाफ TB माइनस T इंफिनिटी।
एंड माय डियर दिस डीएल इज नथिंग बट, आपको पता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है ये, और h इंटू पाई को टुगेदरली हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन, CD इंटू डीएल। डीएल इज नथिंग बट प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि पूरा बियरिंग हमने प्रोजेक्टेड एरिया में पढ़ा है, तो यहां पर इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, इंटू हाफ इंटू टीबी माइनस टी इंफिनिटी। सो माय डियर CD is said to be कोएफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन। एंड माय डियर जो CD है इसकी यूनिट्स वही होती हैं जो H की होती है, यूनिट्स वही होंगी जो H की होंगी, और H की यूनिट क्या होती है आपको पता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस और वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यही होती है। H इज Q by A delta T, is it okay? So what is it okay? So my dear, अब वो खेलते कैसे हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तो खेलते ऐसे हैं कि वो आपको जब वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू में आप बेसिकली यूनिट देखते हो तो आपको लगता है H दिया हुआ है, वो बोल रहा होता है कोएफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन। तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो H दिया हुआ है कि CD दिया हुआ है, क्योंकि H और CD की यूनिट सेम होती है। कुछ लोग CD को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज समझ लेते हैं, नहीं भैया ये कोएफिशिएंट ऑफ हीट डिसिपेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो यहाँ, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपका बियरिंग का डिजाइन हो गया पूरा। अब माय डियर मैं आपको लेके चल रहा हूं एक आखिरी टॉपिक पे, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, और इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द नेक्स्ट हेडिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। चलिए देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। माय डियर यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो बेसिकली मक्कीज इन्वेस्टिगेशन कर्व ही है। आपको याद होगा जब मैं आपको बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पढ़ा रहा था, मैंने आपको बहुत क्लियरली एक बात बोली थी, कि इसका डिस्कशन होगा और मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहां आ गया म्यू और यहां आ गया Zn/P। तो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, और इसी को बोलते हैं मक्कीज इन्वेस्टिगेशन कर्व। तो ये जो कर्व है ये कैसा आया था ये आप देख भी चुके हो एक बार, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का कर्व है ये। तो ये जो कर्व आता है वो ऐसा आता है, ध्यान से देखिएगा, दिस कर्व कम्स इन दिस वे, और ये जो वैल्यू है इसको बोला जाता है Zn/P स्टार। It is said to be bearing modulus, और इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन, इसको बोलते हैं सेमी थिक फिल्म लुब्रिकेशन, और इसको बोलते हैं फिर थिक फिल्म लुब्रिकेशन। एंड माय डियर इस पूरे रीजन को अनस्टेबल कहा जाता है और इस पूरे रीजन को स्टेबल कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि यहां पर जो है म्यू मिनिमम आपको मिलता है, तो इसलिए भी इसको बियरिंग मॉडुलस बोलते हैं क्योंकि यहां पे म्यू मिनिमम मिलता है। सो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वो वैल्यू जहां पे म्यू मिनिमम मिलता है उसको बियरिंग मॉड्यूलस कहते हैं। तो ये जो कर्व आई एक्सपेरिमेंटल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के लिए, इस कर्व को देखो बहुत क्लियर कर्व है। तो जनरली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आते हैं सबसे पहला कि सर इसको अनस्टेबल क्यों कहा और इसको स्टेबल क्यों कहा, पहली चीज।
और दूसरा, इस बात को समझाने के लिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपसे भी पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन से बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पे आप ऑपरेट करना पसंद करोगे? माय डियर, अगर आप इनोसेंट हो, आपका दिल बिल्कुल साफ है, तो आपके दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए कि सर वी विल गो फॉर म्यू मिनिमम, क्योंकि बियरिंग में फ्रिक्शन एक लॉस है, लॉस जितना कम हो उतना अच्छा, म्यू जितना कम उतना लॉस कम। तो माय डियर हम किसके लिए जाएंगे? मिनिमम लॉस के लिए। मिनिमम लॉस पे जो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो बियरिंग मॉडुलस है, तो दिल ये कहता है कि हमें इस पे ऑपरेट करना चाहिए। तो माय डियर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है, पर उसको समझाने से पहले मैं आपको 3 तरह के इक्विलिब्रियम का आइडिया देना चाहता हूं, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया होने के बाद आंसर अच्छे से कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा कि देखो, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आपने देखा है, ये एक बॉल है, मैं आपको बोलूं इस बॉल को ऐसे डिस्टर्ब कर दो थोड़ा सा, जैसे आप इस बॉल को डिस्टर्ब करोगे ये बॉल थोड़ी देर में वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। आप इसको यहां ले जाओ, ये वापस यहां आ जाएगी। क्यों? इसको बोलते हैं क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा है डिस्टर्बिंग फोर्स से, बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द डिस्टर्बिंग फोर्स। सो अगर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स से ज्यादा है, इफ रीस्टोरिंग फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द डिस्टर्बिंग फोर्स, सो माय डियर ऑब्वियसली बॉल यहां गई और बॉल वापस आ गई, अपने आप आएगी वापस, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, तो बॉल वापस आ जाएगी अपने आप। और इसका रीजन है क्योंकि बॉल को इस पोजीशन पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी फील हो रही थी, इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, कि बॉल को यहाँ अच्छा लगता है इसलिए बॉल अपने आप घूम फिर के यहीं आ जाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। माय डियर इसी तरह दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज लाइक दिस, बॉल बहुत परेशान है, दुखी है, फिराक में है मौके की, कि जैसे मौका मिलेगा भाग जाऊंगी। सो माय डियर हल्का सा टच कर दो बस इसको, हल्का सा, ज्यादा चाहिए ही नहीं, बॉल इतनी दूर चली जाएगी कि आपकी पहुंच से दूर। तो यहां पर डिस्टर्बिंग फोर्स इज मोर देन रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम आता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। माय डियर तीसरा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता ये है कि ये आपके पास, जैसे मैं एक सरफेस ले रहा हूं, ये बॉल है, बॉल को जहां छोड़ोगे उसको वहां पर रुक जाएगी, वो ना वापिस आएगी ना आगे जाएगी। यहां वापिस आ जाती थी या आगे बढ़ जाती थी, यहां वहीं रुक जाएगी। तो यहां रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स में बोलूंगा बराबर, मतलब ना वापिस आती है ना आगे बढ़ती है, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब देखना ये है कि हमारे में क्या होने वाला है। तो मैंने कहा हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा बहुत ही नाजुक और इनोसेंट दिल है, तो हम म्यू मिनिमम पर ऑपरेट करेंगे, और म्यू मिनिमम हमें मिल रहा है बियरिंग मॉड्यूलस पे, सो वी विल ऑपरेट एट म्यू मिनिमम, एंड म्यू मिनिमम इज वी आर गेटिंग एट बियरिंग मॉड्यूलस Zn by P स्टार। मैंने कहा किसी कारण से, आप इसी पे ऑपरेट तो कर ही रहे थे, किसी कारण से हुआ ये कि बियरिंग पे लोड बढ़ गया, हो सकता है ना भाई लोड बाहर से ज्यादा आ गया कभी, तो किसी कारण से लोड बढ़ गया, लोड बढ़ा तो पावर लॉस का फॉर्मूला था म्यू WV, पावर लॉस बढ़ गया, पावर लॉस बढ़ा तो हीट जनरेशन बढ़ा, हीट जनरेशन बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी कम हो गई, और विस्कोसिटी कम हुई तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कम हो गया। और अगर बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कम हुआ तो माय डियर आप लेफ्ट साइड में मूव करने लगे, आप लेफ्ट साइड में मूव करने लगे ऐसे, और जैसे आप लेफ्ट में मूव करें आपका पॉइंट ये है और आपका नया म्यू ये है, तो मतलब बिना कुछ किए म्यू बढ़ गया। और जैसे ही म्यू बढ़ा, म्यू बढ़ना मतलब आपको पता ही है कि पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, म्यू WV, पावर लॉस बढ़ा, फिर हीट जनरेशन बढ़ा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर विस्कोसिटी कम हुई, फिर बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कम हुआ। सो माय डियर आप और लेफ्ट चले गए, और लेफ्ट चले गए, म्यू और कम हो गया, फिर म्यू और बढ़ गया, एक बार फिर से म्यू बढ़ गया, तो साइकिल विल रिपीट रिपीट एंड रिपीट, और अपने आप रिपीट होते होते आप आगे बढ़ते चले जाओगे और अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। मंजिल कुछ नहीं है, बियरिंग मौत की तरफ बढ़ रही है, ये जितना म्यू ज्यादा लॉस ज्यादा, बियरिंग मौत की तरफ जा रही है। कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया माय डियर, तो आप अगले 5 मिनट में बियरिंग की मौत का तमाशा देखोगे। बियरिंग आपकी आंखों के सामने दम तोड़ेगी, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो।
दिस इज द कंडीशन माय डियर। और ये प्रॉब्लम होती है मिनिमम म्यू पे ऑपरेट करने की, पर मैंने कहा कि हमारा दिल इनोसेंट था, हम समझ नहीं पाए इस चीज को, और इसलिए हमने कहा कि नहीं ऑपरेट तो यहीं करेंगे। सो माय डियर अब आप देखियो ये कुछ वैसा ही तो हो रहा है कि हल्का सा इधर किया, उसके बाद वो अपने आप बाकी का रास्ता तय कर रही है, मतलब मौत की तरफ। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें हल्का सा इसको टच करना है, टच करते ही अपने आप चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी कभी। तो यहां भी ऐसे ही है, बियरिंग की मौत तय, कोई रोक नहीं सकता। इस रीजन में कभी ऑपरेट करते ही नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग रीजन। फिर कौन सा ऑपरेटिंग रेंज होता है माय डियर? इस पॉइंट से तो इतना खौफ होता है हमको, इतना खौफ होता है, इतना खौफ कि अगर हम इसको अल्फा बोल रहे हैं ना बियरिंग मॉडुलस को, तो हमारी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है ना वो शुरू ही 3 टाइम्स ऑफ अल्फा से होती है और 15 अल्फा तक चलती है। मतलब ये अल्फा है, इतना इतना 3 बार छोड़ने के बाद फिर यहां से ऑपरेटिंग रेंज शुरू होगी और 15 अल्फा तक हम ऑपरेट करेंगे। मतलब अगर हम यहां पर कहीं ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा वो भी देख लो। अगर हम इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये रहा हमारा म्यू। भाई यहां का भी देख लेते हैं, इस रीजन को स्टेबल क्यों बोलते हैं। सो इस म्यू पे आप ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर आप इस म्यू पे ऑपरेट कर रहे हो, अब की बार अगर सेम चीज होती है, सेम चीज मतलब लोड बढ़ता है, लोड बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगा, म्यू डब्ल्यू भी बढ़ेगा तो हीट जनरेशन भी बढ़ेगा, हीट जनरेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगी और ZN/P भी कम होगा। तो आप लेफ्ट में जाओगे, पर लेफ्ट में जाने के बाद इस बार फ्रिक्शन, इस बार म्यू जो है वो कम हो रहा है। अगर म्यू बढ़ता तो साइकिल रिपीट हो जाती, पर म्यू बढ़ने की बजाय म्यू कम हो रहा है, और अगर म्यू कम होगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा, और अगर पावर लॉस कम होगा तो माय डियर इसके कारण अब वापस आगे ये साइकिल रिपीट नहीं होगी, और बल्कि कुछ देर के बाद आप वापस इसी कंडीशन पे वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि म्यू बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, तो पावर लॉस बढ़ने की बजाय कम होगा, तो जो पावर लॉस बढ़ा था वो पावर लॉस क्या हो गया? कम। और अगर पावर लॉस कम हो गया तो धीरे धीरे आप पुरानी कंडीशन पे वापस आ जाओगे, और ये बिल्कुल वही है कि इस पॉइंट से डिस्टर्ब हुआ भी तो वापस आ गया। तो ऐसा कहाँ होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऐसा कहाँ होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और यही रीजन है माय डियर कि इस वाले रीजन को हम स्टेबल रीजन बोलते हैं और इधर वाले रीजन को अनस्टेबल रीजन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? यहां थिन लुब्रिकेशन, यहां सेमी थिन और यहां थिक, या सेमी थिक भी बोल सकते हो। थिन आपको पता ही है, थिन लुब्रिकेशन है ना, it is then semi-thick is means solid lubricant, not solid, it is grease, semi-solid lubricant, और यहाँ पर लिक्विड। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वंडरफुल कर्व, इसको बोलते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस। नाउ वी आर वेरी 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 क्लियर अबाउट द डिजाइन ऑफ बियरिंग्स। माय डियर इस वंडरफुल टॉपिक के साथ डिजाइन ऑफ बियरिंग हुआ कंप्लीट। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग है उसके मैं आपको फिगर्स जरूर दिखाऊंगा एनिमेशंस के रूप में, और वो दिखाने के बाद वो सिर्फ नॉर्मल दिखाने के पर्पज से ही है, और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स उनके बारे में देख लेंगे कि कौन सी बियरिंग कहाँ पे किस तरह की चीज़ें शो कर सकती है। और अदरवाइज गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ESC पॉइंट ऑफ व्यू ये कंप्लीट हो गया, वो आपकी इच्छा और मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, और कोई लॉजिक नहीं है। तो प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट्स दोनों के दोनों आप करेंगे, ठीक है भाई। सो बढ़ते हैं आगे फिर।